गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहाँ गए सारे के सारे लोग? फटाफट से ऑनलाइन आइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार सभी लोगों को। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और यहाँ पर कोई भी एक भी स्टूडेंट मुझे लाइव नजर नहीं आ रहा है, तो प्लीज अगर आप लाइव आएंगे तो थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा मेरा भी, और मुझे भी थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो प्लीज अगर कोई, ओके, एक आए हैं, शुभम। हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग। अयाज हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक हो आपको, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी दोस्तों, बताएं जरा। लास्ट क्लास में हम, रवि प्रकाश, हेलो रवि प्रकाश, कहाँ थे हम लास्ट क्लास में? किस टॉपिक पर थे? फटाफट से बताएं, वहां से आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग कौशल। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी, या मुगल वंश, 1526 से लेके 1707 ईस्वी। और दोस्तों, इसमें हम कवर कर चुके थे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद सूरी डायनेस्टी या सूरवंश के बारे में, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे से कंटिन्यू करना है। अकबर तक हम फिनिश कर चुके थे। अकबर के बाद हमें अगला मुगल बादशाह पढ़ना है, जो कौन हुआ? जहांगीर। बिल्कुल आशुतोष, थैंक यू सो मच। जहांगीर से हमें पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जहांगीर, जिसका शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। अकबर का ही बेटा सलीम जहांगीर के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना। एक बॉटल भी दे दीजिएगा पानी के। Jahangir was born in 1569 in फतेहपुर सीकरी। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ। और हमने पढ़ा था कि अकबर फॉलोवर हुआ करता था शेख सलीम चिश्ती का, और शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज में, उन्हीं की कुटिया में जन्म हुआ था अकबर के पुत्र का। और उसका नाम अकबर ने अपने गुरु के ही नाम पर क्या रखा था? सलीम। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। हिज चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना था। हिज चीफ इंस्ट्रक्टर वॉज अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना था। और हम सब जानते हैं दोस्तों,
मुगल बादशाह की बिगड़ैल औलाद ही किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है या सलीम को कहा जाता है? ध्यान रखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन 1585 सलीम गॉट मैरिड टू मानबाई। 1585 ईस्वी में सलीम ने मानबाई के साथ विवाह किया, हु वॉज डॉटर ऑफ हु वॉज डॉटर ऑफ भगवान दास, जो भगवान दास की पुत्री थी। और इसी मानबाई से सलीम के बड़े बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया खुसरो। इसके अलावा 1588 में, इन 1588 सलीम गॉट मैरिड टू जगत गोसाई। सलीम गॉट मैरिड टू जगत गोसाई और जोधाबाई, who was daughter of who was daughter of उदय सिंह। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई या जोधाबाई। इसी से दूसरा विवाह किया था सलीम ने 1588 से, और इसी जगत गोसाई से 1592 में लाहौर में जहांगीर के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया खुर्रम। और दोस्तों हम सब जानते हैं यही खुर्रम आगे चलकर भारत का अगला मुगल बादशाह बनेगा, किस नाम से? शाहजहां के नाम से। 1585 में इसने मानबाई के साथ विवाह किया और 1588 में इसने जगत गोसाई या जोधाबाई के साथ विवाह किया, और इसी से इसका पुत्र हुआ खुसरो और दूसरा पुत्र हुआ खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बनेगा। मैंने आपको बताया था अकबर अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा ही सलीम से परेशान रहा करता था, क्योंकि यही सलीम बार बार अकबर के खिलाफ विद्रोह किया करता था। और इसी क्योंकि सलीम ने अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, इसीलिए नाराज होकर अकबर ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे सलीम को नहीं बल्कि अपने पोते खुसरो को घोषित कर दिया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद सलीम नहीं बल्कि खुसरो बनेगा भारत का अगला मुगल बादशाह। लेकिन सलीम ने माफी मांगी थी अकबर से और अकबर ने सलीम को माफ किया। इसीलिए जब 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हुई तो उसके सिंहासन पर भारत का मुगल बादशाह बनकर बैठा जहांगीर। लेकिन खुसरो भी मुगल बादशाह बनने के सपने देख चुका था, इसीलिए जहांगीर के सिंहासन पर बैठने की बात खुसरो को नहीं पसंद आई। और जिस साल जहांगीर मुगल बादशाह बना उसी के अगले साल इसके बेटे खुसरो ने ही इसके खिलाफ विद्रोह किया और 1606 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो के विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की थी जो सिखों के पांचवें गुरु थे, हु वॉज फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स। और ध्यान रखेंगे सिखों के ही पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, और खुसरो की मदद इसलिए की क्योंकि सिखों और मुगलों के बीच में अभी तक दोस्ती हुआ करती थी। अकबर के मित्र हुआ करते थे गुरु रामदास, हम सब जानते हैं। इसी कर्टसी में कि क्योंकि खुसरो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह का बेटा है, मुगल शहजादा है, इसी कर्टसी में उसकी मदद गुरु अर्जुन देव ने की और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को रहने के लिए शरण दी, इसको आशीर्वाद दिया और इसकी आर्थिक मदद भी की। इसी बात को गलत समझ गया जहांगीर और जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही उसके बेटे खुसरो को उसके खिलाफ भड़का कर विद्रोह करवा रहे हैं। इसीलिए गुस्से में आकर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी जहांगीर ने और अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। तो ध्यान रखेंगे जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड ही मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। और इसी जैसे ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई जहांगीर ने, तो बस यहीं से मुगलों और सिखों के बीच में दुश्मनी शुरू हुई जो चलेगी लंबे समय तक, तब तक जब तक मुगल एरा चलेगा, जब तक मुगल डायनेस्टी चलेगी तब तक सिखों और मुगलों के बीच में हमेशा दुश्मनी रहेगी। और इस दुश्मनी को आगे लेकर जाएंगे गुरु अर्जुन देव के ही पुत्र सिखों के छठे गुरु जिनका नाम था गुरु हरगोविंद। और सबसे पहले एक सेना तैयार करेंगे, एक आर्मी बनाएंगे जो लड़ने के लिए होगी किससे? मुगल साम्राज्य से या मुगलों से। इसके बाद ध्यान रखेंगे जहांगीर से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखेंगे
आपसे पूछेंगे जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और आया था मुगल दरबार में भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने के लिए। इनिशियली जहांगीर ने अंग्रेजों को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी थी, और अंग्रेजों की जो सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री लगी या टेम्परेरी फैक्ट्री लगी वो कहां पर लगी, मछलीपट्टनम में। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, विवाद हो रहे थे, इसीलिए जहांगीर ने ये परमिट कैंसिल कर दिया था। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांगीर के ही रूलिंग पीरियड में अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री या जो सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री लगी वो 1613 ईस्वी में लगी, जो इन्होंने कहां पर लगाई, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 15 साल के व्यापारिक अधिकार मिले थे भारत में व्यापार करने के लिए। इसीलिए जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज हुआ सर टॉमस रो, जो आया था 1615 ईस्वी में, और इसे भेजा गया था ब्रिटेन के महाराज किंग जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम के द्वारा। उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था जेम्स प्रथम, और इसी जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। ये जहांगीर से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। एंड ही डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस, और इसने 12 घोषणाएं करवाई थी। जहांगीर के पास एक जंजीर, एक चेन हुआ करती थी जिसे चेन ऑफ जस्टिस या न्याय की जंजीर कहा जाता था, जो आगरा के किले के बाहर लगवाई गई थी, और इसमें बहुत सारी घंटियां या बेल्स लगी थी। और जहांगीर ने ये घोषणा करवाई थी, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय न्याय चाहिए हो तो आगरा के किले के बाहर आकर न्याय की जंजीर में लगी उन बेल्स को रिंग कर दे, घंटियों को बजा दे। जैसे ही वो उन बेल्स को रिंग करेगा, तुरंत आगरा के किले के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, भले ही आधी रात का ही समय क्यों ना हो। उसी समय दरबार लगाकर उसे न्याय दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछेंगे कि बताइए चेन ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू विच मुगल एम्परर, ही वाज जहांगीर। या फिर आपसे पूछेंगे कि जहांगीर के द्वारा पास किए गए 12 ऑर्डिनेंसेस या 12 घोषणाओं को क्या कहा जाता था। दोज ऑर्डिनेंसेस वर नोन एज आईने जहांगीरी। इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता था। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, अपनी इन 12 घोषणाओं में इसने दो महत्वपूर्ण घोषणा भी की थी। सबसे पहली घोषणा तो ये कि जहांगीर वो मुगल बादशाह था, या जहांगीर इकलौता मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं को दशहरे और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन दे रखी थी। हालांकि सारे के सारे जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, वो जुआ खेलना पूरी तरीके से क्या रखते थे, बैन रखते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम धर्म में जुआ खेलना पूरी तरीके से हराम माना गया है। लेकिन जहांगीर ने हिंदुओं को दशहरे और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन दी थी। और ध्यान रखेंगे, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का सबसे पहला मुगल बादशाह भी कौन हुआ, जहांगीर। जहांगीर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड टोबैको। पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे, टोबैको लेकर आए थे, और इन्होंने ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। लेकिन पहला मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने आकर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। इन 1611, 1611 ईस्वी में in 1611 Jahangir got married to
1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया, जो पहले से शादीशुदा थी, और इसका हस्बैंड, इसका पति हुआ करता था मुगलों के ही दरबार में एक कर्मचारी जिसका नाम था अली कुली बेग। मुगलों के ही दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था अली कुली बेग, और जो प्रसिद्ध था किस नाम से? इसी को शेर अफगान भी कहा जाता था। ये प्रसिद्ध था शेर अफगान के नाम से। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया, जो पहले से शादीशुदा थी। इसका पति था अली कुली बेग या शेर अफगान। जैसे ही जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा, लव एट फर्स्ट साइट हुआ एंड ही डिसाइडेड टू मैरी हर। इसीलिए जहांगीर ने इसी के पति अली कुली बेग या शेर अफगान की हत्या करवाई और इसकी हत्या करवाकर जबरन विवाह कर लिया मेहरुनिसा से। और मेहरुनिसा से विवाह करके जहांगीर गेव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां। और इसी मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी। और हम सब जानते हैं मुगलों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रानी कौन हुई है? नूरजहां। क्योंकि जहांगीर के रूलिंग पीरियड में मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन संभालने वाली रानी ही कौन हुआ करती थी? नूरजहां। नूरजहां के पिता का नाम नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। इसके पिता का नाम था गियास बेग। और इसी गियास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। इसीलिए गियास बेग इतिहास में फेमस ही किस नाम से हुआ? एतमादुद्दौला के नाम से। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर इज टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला, या एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला इज इन आगरा, विच वॉज बिल्ट बाय नूरजहां, जिसका निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया। जिसका निर्माण करवाया गया नूरजहां के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, नूरजहां की माता नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। नूरजहां की माता थी असमत बेगम। और ध्यान रखेंगे, इसी असमत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। अभी 23 को आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, और उसी आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए भारत के इतिहास में गुलाब की पंखड़ी या गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार करने वाली महिला कौन थी? तो ध्यान रखेंगे, नूरजहां की माता, जिसका नाम था असमत बेगम। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे, असमत बेगम ने ही गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। इन 1617 1617 ईस्वी में जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम जहांगीर सेंट हिज सन खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। खुर्रम एडेड अहमदनगर इन मुगल एम्पायर। खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, और इसी बात से खुश होकर जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ शाहजहां। और इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। और ध्यान रखेंगे, ही अपॉइंटेड शाहजहां और ही अपॉइंटेड खुर्रम एज द सूबेदार ऑफ अहमदनगर। इसने अहमदनगर पर अधिकार किया और अहमदनगर का ही सूबेदार बना दिया गया। किसको? खुर्रम को या शाहजहां को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। एंड द मोस्ट फेमस पेंटर एंड द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर वॉज
उस्ताद मंसूर खान। और जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर खान। मुगल पीरियड का सबसे फेमस पेंटर, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है उस्ताद मंसूर खान को, जो बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ पेंटर हुआ करता था। और ये मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस पेंटर माना जाता है। इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। और क्योंकि लाहौर में हुई, इसीलिए इसे दफनाया भी कहां पर गया? शाहदरा, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा नामक स्थान पर है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी। इसने अपनी आत्मकथा लिखी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी। और बाबर की तरह इसने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी पर्शियन में नहीं बल्कि तुर्क भाषा में या टर्किश में लिखी थी। बट ही कुड नॉट कंप्लीट दैट, लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर पाया था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, दैट वाज कंप्लीटेड बाय मौत बिंद खान। इसे मौत बिंद खान के द्वारा कंप्लीट किया गया था या पूरा किया गया था। तो दैट्स ऑल अबाउट जहांगीर। जब जहांगीर 1627 ईस्वी में लाहौर में मरा, तो जैसे ही जहांगीर के मरने की खबर आगरा पहुंची, क्योंकि मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अब जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका सक्सेसर कौन होगा। जहांगीर का उत्तराधिकारी बनने का सबसे बड़ा दावेदार तो कौन था? शाहजहां या खुर्रम, जो इस समय सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? अहमदनगर का। लेकिन जो नूरजहां थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अगला मुगल बादशाह कौन बने, खुर्रम या शाहजहां बने। वो चाहती थी कि खुसरो का बेटा, जो जहांगीर का बड़ा बेटा था जिसको अंधा करवा दिया था जहांगीर ने, खुसरो, नूरजहां उसी के बेटे को अगला मुगल बादशाह बनाना चाहती थी। इसीलिए नूरजहां ने 1627 ईस्वी में जबरदस्ती मुगल सिंहासन पर बिठाया दवार बख्श को। और कौन था ये दवार बख्श? तो ध्यान रखेंगे, जहांगीर के बेटे खुसरो का बेटा या जहांगीर का ही ग्रैंडसन हुआ करता था दवार बख्श। ये मुगल बादशाह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि ये जानता था अगर ये बात शाहजहां को पता चलेगी तो शाहजहां उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती नूरजहां ने इसे मुगल सिंहासन पर बिठाकर मुगल बादशाह बनाया। और जैसे ही ये बात अहमदनगर में खुर्रम या शाहजहां को पता चली, तो तुरंत खुर्रम अहमदनगर से वापस आया आगरा, और आगरा आकर इसने दवार बख्श की हत्या की। और दवार बख्श की हत्या करके भारत का अगला मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से बना खुर्रम। लेकिन दवार बख्श से क्वेश्चन बनेगा, बताइए भारत के इतिहास में बलि का बकरा किसे कहा जाता है? दवार बख्श को। इसे कहा गया है बलि का बकरा, स्केप गॉट। क्योंकि ये मुगल बादशाह बनना भी नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नूरजहां ने बनवाया और मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा ये मारा गया। दैट्स ऑल अबाउट जहांगीर। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। 1627 में दवार बख्श की हत्या करके भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाहजहां, जिसका शासनकाल रहा
1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां was born in 1592 in लाहौर। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। और हम सब जानते हैं हिज चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां's period is known as golden era of architecture। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां's period is known as गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे नायाब और सबसे फेमस इमारतें ही किसकी ने बनवाई है? शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाई है। वी हैव ताजमहल इन आगरा, वी हैव रेड फोर्ट इन दिल्ली, वी हैव जामा मस्जिद इन दिल्ली। ये सारे के सारे भवन, इमारतें, स्मारक बनवाने वाला मुगल बादशाह ही कौन हुआ है? शाहजहां। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ इन 1612। 1612 ईस्वी में खुर्रम गॉट मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। 1612 ईस्वी में इसने अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे यही अर्जुमंद बानो बेगम आगे चलकर प्रसिद्ध हुई मुमताज महल के नाम से। शाहजहां और मुमताज महल, इसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन ये प्रसिद्ध हुई थी मुमताज महल के नाम से। शाहजहां और मुमताज महल के 14 चिल्ड्रन हुए थे, 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से जीवित केवल 7 लोग बचे थे। शाहजहां के 4 बेटे हुआ करते थे और 3 बेटियां हुआ करती थी। शाहजहां के 4 बेटों में इसका सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। और क्योंकि दारा शिकोह भी अकबर की तरह एक सेकुलर पर्सन था और सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट किया करता था, इसीलिए इतिहासकारों ने दारा शिकोह को कहा है ये कहलाता है मिनी अकबर या लघु अकबर। शाहजहां का दूसरा बेटा था औरंगजेब। तीसरा बेटा शाह शुजा। और चौथा बेटा हुआ मुराद बख्श। बच्चे तो 14 हुए थे, चिल्ड्रन तो 14 हुए थे, लेकिन उसमें से जीवित केवल 7 लोग बचे थे। और उन 7 लोगों में 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। और 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाह शुजा और उसके बाद मुराद बख्श। और इसकी 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी जहां आरा, दूसरी बेटी रोशन आरा, और तीसरी बेटी गौहन आरा। इतिहासकारों के अनुसार 1631 ईस्वी में इन 1631 ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड मुराद बख्श, मुमताज महल डाइट। 1631 में
अपने 14वें बच्चे मुराद बख्श को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हुई और मुमताज महल ने मरने से पहले शाहजहां से ये कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर एक आप ऐसी नायाब इमारत बनवाइएगा जो ना तो आज तक कभी बनी हो और ना ही फ्यूचर में कभी बन सके। इसी बात को सीरियस लिया शाहजहां ने एंड इन द सेम ईयर इन 1631 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल बिल्डिंग ऑफ इंडिया और द मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया ताजमहल। 1631 में निर्माण शुरू करवाया गया शाहजहां के द्वारा ताजमहल का। और हम सब जानते हैं आगरा में यमुना नदी के किनारे निर्माण करवाया गया ताजमहल का, जो भारत की इकलौती इमारत है जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में तीनों में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। 1631 से लेकर 1653 तक 22 सालों में 20,000 मजदूरों ने मिलकर ताजमहल का निर्माण किया। आपसे पूछेंगे किस पत्थर का इस्तेमाल करके ताजमहल बना है, दैट वाज व्हाइट मार्बल, संगमरमर। संगमरमर का इस्तेमाल करके निर्माण करवाया गया ताजमहल का, जिस पत्थर को मंगाया गया था राजस्थान के मकराना से। राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था वो संगमरमर, वो व्हाइट मार्बल जिससे निर्माण किया गया ताजमहल का। अगला सवाल आपसे पूछेंगे हु वॉज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था, तो ध्यान रखेंगे ही वॉज उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन तैयार किया ताजमहल का। नेक्स्ट सवाल हु वॉज चीफ कंस्ट्रक्टर ऑफ ताजमहल। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कौन था, तो ध्यान रखेंगे ही वॉज उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ही चीफ कंस्ट्रक्टर था या प्रधान मिस्त्री था ताजमहल का। और अगला सवाल पूछेंगे किस कला या किस आर्ट का इस्तेमाल करके ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, दैट आर्ट वाज नोन एज पित्रादुरा आर्ट या पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल करके ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया। आपने देखा होगा कि ताजमहल में संगमरमर के पत्थर की स्लैब्स को तराश कर उसमें फूल और पत्तियों के डिजाइन बनाए गए हैं और फूल पत्तियों के डिजाइन बनाकर उसमें कलर्ड स्टोन्स भरे गए हैं। कहने का मतलब पत्थर को तराश कर पत्थर को तराश कर पत्थर में कलर्ड पत्थर भरने की कला ही क्या कहलाती थी, ये एक ईरानी कला थी, पर्शियन आर्ट थी, जिसे पित्रादुरा कहा जाता था या पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल करके ही बनवाया गया था ताजमहल। दो क्वेश्चन दोस्तों यहां से रेज होंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए मुगल पीरियड में, मुगल काल में सबसे पहले व्हाइट मार्बल या संगमरमर का इस्तेमाल किस इमारत में किया गया, तो ध्यान रखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुगल एम्पायर व्हाइट मार्बल वॉज यूज्ड इन हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया संगमरमर का। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत में किस मॉन्यूमेंट, किस इमारत में सबसे पहले पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया था आगरा में है टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला के मकबरे में ही सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है पित्रादुरा शैली का या पित्रादुरा आर्ट का। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह आया हुआ है तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई ऑनलाइन बैठा भी है या सब लोग चले गए ऑफलाइन होकर, प्लीज बता दो। यहाँ पे तो कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ। अयाज हुसैन यहाँ पर है, ओके।
शैलेश कुमार चौहान भी यहाँ पर है, आशुतोष भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ यार, वो बीच बीच में पता रहना चाहिए ना, पता चला मैं अकेला ही लगा हूँ, कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन 1636 1636 ईस्वी में शाहजहां वेंट टू हिज डेक्कन मिशन। शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया। शाहजहां वेंट टू हिज डेक्कन मिशन, या शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया। और जब ये दक्कन अभियान पर गया तो उस समय दक्कन में ही रूल किया करता था एक रूलर जिसका नाम था सैयद मोहम्मद। शाहजहां ने जाकर सैयद मोहम्मद पर ही अटैक किया। इस सैयद मोहम्मद ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की और इसके सामने सरेंडर किया। लेकिन शाहजहां ने एक बड़ी रकम की मांग की सैयद मोहम्मद से, जिसे चुकाने में वो केपेबल नहीं था। इसीलिए दक्कन का ही एक हीरो का व्यापारी जिसका नाम था मीर जुमला, इसी मीर जुमला नाम के व्यक्ति के हाथों संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गिफ्ट करवाया गया मुगल एम्परर शाहजहां को। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था। आंसर विल बी मीर जुमला। एक हीरो का व्यापारी हुआ करता था दक्कन का या डेक्कन का, और इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। क्योंकि मुमताज महल की मृत्यु के बाद दुखी, डिप्रेस, परेशान, मायूस रहने लगा था शाहजहां, और आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, इसीलिए ही डिसाइडेड कि अपनी राजधानी को चेंज करेगा और कैसे किसी ऐसे स्थान पर जाएगा जहां पर कंपैरेटिवली गर्मी कम हो। इसीलिए इन 1638 शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, और यहीं पर 1638 में ही इसने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया, एक सिटी बसाई जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। और यहीं पर शाहजहानाबाद में ही 1638 से लेके 1648 तक निर्माण करवाया गया यमुना नदी के ही किनारे दिल्ली के रेड फोर्ट का, लाल किले का, जिसमें इसने अपने लिए दो दरबार बनवाए। एक कहलाता था दीवाने आम और दूसरा कहलाता था दीवाने खास। इसके अलावा इसी पीरियड में बनवाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद। इसके अलावा शाहजहानाबाद के चारों तरफ दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, और लाल किले के बाहर लाहौरी गेट, ये गेट बनवाए गए शाहजहां के द्वारा। और दीवाने खास में बैठने के लिए इसने अपने लिए एक गोल्डन थ्रोन बनवाया जिसे कहा जाता था तख्ते तौश, या पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन।
पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन। ये एक सोने का सिंहासन था, ये गोल्डन थ्रोन था जो शाहजहां ने बनवाया था। और इसी तख्ते तउस पर, पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन पर इसने लगवाया था संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा, विच इज कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा। कॉन्क्लूजन ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सार ये निकला, एक तरफ आगरा में निर्माण चल रहा था ताजमहल का, और दूसरी तरफ इतने सारे भवन और इतनी सारी इमारतें बनवा रहा था शाहजहां। इसका नतीजा ये हुआ कि मुगलों के रिजर्व में जितना भी धन, जितना भी पैसा या जितनी भी संपत्ति थी, वो सारा का सारा खाली कर डाला सिर्फ इमारतें बनवाने में शाहजहां ने। एक बार 1657 में, 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और बेड रेस्ट पर पहुंचा। और जब ये बेड रेस्ट पर पहुंचा तो इसने झरों का दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। मुगलों के शासनकाल में दोस्तों एक प्रथा चलती थी, एक सिस्टम चलता था, कस्टम चलता था कि मुगल बादशाह डेली बेसिस पर किले के ऊपर आकर अपनी जनता को दर्शन दिया करता था। ये अकबर के टाइम से चल रहा था। कई दिनों तक जब शाहजहां झरों का दर्शन के लिए नहीं आया तो दिल्ली में ये अफवाह फैलने लगी, ये लोगों को लगने लगा कि मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है, शाहजहां नहीं रहे। लेकिन जैसे ही शाहजहां को इस बात का पता चला तो शाहजहां ने सोचा कि जिससे पहले जनता बगावत पर उतर आए, इसीलिए शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को घोषित कर दिया। और ये घोषणा करवाई, दिल्ली की जनता में ये फरमान जारी करवाया कि जो इज्जत और रुतबा आप मुझे बख्शते आए हैं, वही इज्जत और रुतबा आप किसे बख्शें, दारा शिकोह को। और जैसे ही दारा शिकोह को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया गया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया शाहजहां ने, तो बस दारा शिकोह के उत्तराधिकारी घोषित होते ही चारों के चारों भाइयों में गृह युद्ध शुरू हुआ, सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई। और इस सिंहासन की लड़ाई में लड़े गए 5 बैटल्स, 5 युद्ध, और इस गृह युद्ध को जीता मुगल बादशाह औरंगजेब ने। अब हम बात करेंगे बैटल्स ऑफ सक्सेसरशिप के बारे में, या उत्तराधिकार उत्तराधिकार के युद्ध। बैटल्स ऑफ सक्सेसरशिप या उत्तराधिकार के युद्ध। जैसे ही शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया, सबसे पहले शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का इंडिपेंडेंट मुगल एम्परर घोषित किया, क्योंकि अभी तक शाह शुजा बंगाल का ही सूबेदार था। मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार था, इसने खुद को गुजरात में इंडिपेंडेंट घोषित किया। औरंगजेब अहमदनगर की सूबेदारी संभाल रहा था और दारा शिकोह दिल्ली, पंजाब और उत्तर पश्चिमी भारत की। औरंगजेब ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सबसे पहले शाह शुजा और मुराद बख्श ने खुद को बंगाल और गुजरात में इंडिपेंडेंट घोषित किया, और शाह शुजा अपनी सेना लेकर बंगाल से बढ़ा, किधर, इलाहाबाद और आगरा की तरफ, उस पर अधिकार करने के लिए। इसीलिए उत्तराधिकार की सबसे पहली लड़ाई 1658 में लड़ी गई, विच इज नोन एज बैटल ऑफ बहादुरपुर, जो कहलाता है बैटल ऑफ बहादुरपुर या बहादुरपुर का युद्ध, जो लड़ा गया शाह शुजा और मुगलों की शाही सेना के बीच, बिटवीन द रॉयल आर्मी ऑफ मुगल्स, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दो लोग या दो सेनापति, जयसिंह और सुलेमान शिकोह। जयसिंह और सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में ही मुगलों की शाही सेना को भेजा गया शाह शुजा के खिलाफ, और इस बैटल में रॉयल आर्मी ऑफ मुगल्स डिफीटेड शाह शुजा। मुगलों की शाही सेना ने शाह शुजा को पराजित किया और हार कर शाह शुजा वापस भाग गया बंगाल। जब शाह शुजा के हारने की बात पहुंची औरंगजेब के पास, तो अब औरंगजेब ने दिमाग लगाया और औरंगजेब ने संदेश भिजवाया मुराद बख्श के पास, और इससे कहा कि अगर अलग अलग जाकर मुगलों की शाही सेना से लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए तुम्हें और मुझे एकजुट हो जाना चाहिए, हमें अपना अलायंस बना लेना चाहिए, हमें गठबंधन कर लेना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि जब मुगल बादशाह बनूंगा तो पूरे रेवेन्यू का 1/3 भाग और साम्राज्य का 1/3 भाग मैं तुम्हें दूंगा।
इस बात से संतोष हुआ मुराद बख्श को, और मुराद बख्श और औरंगजेब की सेना सम्मिलित हुई और दोनों अपनी सेना लेकर बढ़े आगरा की तरफ। और 1658 में ही मध्य प्रदेश के धर्मत नामक स्थान पर लड़ा गया उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध, जो कहलाता है बैटल ऑफ धर्मत या धर्मत का युद्ध, जो लड़ा गया औरंगजेब और मुराद बख्श और मुगलों की शाही सेना के बीच। और इस बार मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे दो सेना नायक, कासिम खान और जोधपुर का राजा जसवंत सिंह। लेकिन कासिम खान और जसवंत सिंह दोनों मिलकर भी औरंगजेब मुराद बख्श को नहीं हरा पाए, और इस युद्ध में औरंगजेब एंड मुराद बख्श डिफीटेड द रॉयल आर्मी ऑफ मुगल्स। मुगलों की शाही सेना को पराजित किया औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर। और जैसे ही शाही सेना की हारे जाने की बात औरंगजेब तक, दारा शिकोह तक पहुंची, तो और बड़ी सेना लेकर दारा शिकोह ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और वो औरंगजेब और मुराद बख्श की तरफ बढ़ा। और 1658 में ही एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसको कहते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ या सामूगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोह के बीच। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल औरंगजेब एंड मुराद बख्श डिफीटेड दारा शिकोह। इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर दारा शिकोह को पराजित किया। दारा शिकोह अपनी सेना लेकर दिल्ली भाग गया। मुगल बादशाह शाहजहां ठीक हो चुका था और रह रहा था आगरा के किले में। जाकर औरंगजेब और मुराद बख्श ने आगरा के किले को चारों तरफ से घेर लिया। और जब शाहजहां को पता चला कि औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना आगरा के किले को घेर चुकी है, तो बाहर शाहजहां ने संदेश भिजवाया और अपने बेटे औरंगजेब को अकेले अपने पास मिलने के लिए बुलाया। क्योंकि औरंगजेब वॉज अ डेयरिंग पर्सन, अपने पिता की बात मानकर अकेला ही निकल पड़ा आगरा के किले के अंदर शाहजहां से मिलने के लिए। लेकिन आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि किले के अंदर किसी ने औरंगजेब को ही शाहजहां के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम्हें अकेले आगरा के किले में बुलाकर मार देने की साजिश रची है शाहजहां ने और शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह ने। जैसे ही औरंगजेब ने यह बात सुनी, औरंगजेब बेहद नाराज हुआ और वहीं से वापस लौट गया। और वापस लौट के इसने शाहजहां के पास संदेश भिजवाया और कहा कि मैं कसम खाता हूं कि अब जीवन भर आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, और जब तक दारा शिकोह का कटा हुआ सर नहीं देख लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बस फिर वही हुआ जो हम सब ने सुना है। 1658 में ही अपने ही पिता शाहजहां को बंदी बनाकर कैद किया आगरा के किले में औरंगजेब ने, और अपना सबसे पहला राज्याभिषेक औरंगजेब ने 1658 में करवाया आगरा के किले में, और खुद को घोषित किया भारत का अगला मुगल बादशाह। इसीलिए हम शाहजहां का रूलिंग पीरियड केवल कहां तक पढ़ते हैं, 1658 से। इसके बाद ये दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाएगा दिल्ली के लाल किले में। कहने का मतलब महाराष्ट्र का अहमदनगर, गुजरात, मध्य प्रदेश, आगरा, इलाहाबाद सब कुछ किसके कब्जे में आ चुका था? औरंगजेब और मुराद बख्श के कब्जे में। लेकिन राजनीति तो यही कहती है अब औरंगजेब को मुराद बख्श की जरूरत नहीं थी, इसीलिए ही किल्ड मुराद बख्श। औरंगजेब ने मुराद बख्श की हत्या करवा दी। रेस से बाहर हुआ एक भाई जिसका नाम था मुराद बख्श, और ये मारा गया। जैसे ही मुराद बख्श मरा, तो बंगाल से शाह शुजा अपनी सेना लेकर आया 1659 में, और इलाहाबाद के ही पास खंजुआ नामक स्थान पर लड़ा गया बैटल ऑफ खंजुआ या खंजवा का युद्ध। और ये लड़ा गया
औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। और इस युद्ध में भी औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया और शाह शुजा की हत्या कर दी। कहने का मतलब रेस से बाहर हुआ एक और भाई, शाह शुजा। अब बचे थे केवल दो लोग, औरंगजेब और दारा शिकोह। औरंगजेब अपनी सेना लेकर दारा शिकोह की तरफ बढ़ा और दारा शिकोह को घेर लिया गया राजस्थान के अजमेर के पास देवराई घाटी में, और यहीं पर लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध 1659 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ देवराई। बैटल ऑफ देवराई या देवराई का युद्ध, जो लड़ा गया बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह। In this battle, औरंगजेब defeated and arrested दारा शिकोह। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया और उसे कैद कर लिया, दिल्ली ले जाया गया और काजियों के द्वारा मृत्युदंड सुनवाया गया दारा शिकोह को। पब्लिकली दारा शिकोह की हत्या कर दी गई और अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली के लाल किले में किया औरंगजेब ने, और बन गया भारत का अगला मुगल बादशाह अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह कलंदर गाजी के नाम से। और 1658 से 1707 ईस्वी तक रूल किया मुगल बादशाह औरंगजेब ने, और इधर 8 साल तक शाहजहां आगरा के ही किले में कैद रहा। और वहीं पर इन 1666 शाहजहां डाइड इन आगरा फोर्ट। आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु हुई, और हम सब जानते हैं आगरा का ताजमहल ही इसका मकबरा है, जहां पर दो कब्र है, शाहजहां की और मुमताज महल की। द बायोग्राफी ऑफ शाहजहां इज शाहजहांनामा। शाहजहां की जीवनी का नाम है शाहजहांनामा, विच वॉज रिटन बाय इनायत खान, जिसे इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। विच वॉज रिटन बाय इनायत खान, जिसे इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। दैट्स ऑल अबाउट शाहजहां। ये था मुगल एम्परर शाहजहां। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया के लास्ट मुगल एम्परर और मुगल डायनेस्टी के छठे मुगल बादशाह के बारे में, जो कौन हुआ? औरंगजेब। लेट्स स्टार्ट विद औरंगजेब नाउ।
शाहजहां के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह हुआ औरंगजेब आलमगीर। 1658 से लेकर 1707। तो ध्यान रखेंगे मुगल डायनेस्टी में लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड ही किसका हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब ने ही सबसे लंबे समय तक शासन किया मुगल साम्राज्य में। और ध्यान रखेंगे, दो बार या टू कोरोनेशंस या दो राज्याभिषेक, दो राज्याभिषेक करवाने वाला मुगल बादशाह भी कौन हुआ? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब was born in 1618 in दोहद, उज्जैन। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ। और इसके जन्म होते ही एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने इसके पिता शाहजहां को ये भविष्यवाणी की है कि आपका यही बेटा आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए बचपन से जहां बाकी शहजादों को घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखने के लिए भेजा जाता था, वहीं मदरसों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था औरंगजेब को। यही कारण हुआ कि भारत का सबसे विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड मुगल एम्परर कौन हुआ? औरंगजेब। धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था। बचपन से ही कुरान शरीफ पढ़वाई गई और कुरान शरीफ को पढ़ते पढ़ते इसने उसे अपनी आत्मा में बसाया। और इसे इसीलिए क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब ही जिंदा पीर कहलाता था, क्योंकि जब भारत का मुगल बादशाह बना तो इसने अपने शासन करने का आधार ही किसे बनाया? कुरान शरीफ को या सुन्नी इस्लाम को। ये कहा करता था हिंदुस्तान काफिरों का देश है और मैं यहाँ पर केवल और केवल क्या चलाऊंगा? सुन्नियत चलाऊंगा। यहाँ पर केवल सुन्नी मुस्लिम्स रहेंगे। इन 1637, 1637 में औरंगजेब गॉट मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया। और यही दिलरास बानो बेगम इतिहास में प्रसिद्ध हुई रबिया बीबी के नाम से। इसीलिए आपसे पूछेंगे कि बताइए, वेयर इज टॉम्ब ऑफ बीबी? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? हम सब जानते हैं बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगजेब की ही पत्नी रबिया बीबी या दिलरास बानो बेगम का ही मकबरा बीबी का मकबरा कहलाता है, जिसका निर्माण आगरा के ताजमहल की नकल करके किया गया। और बिल्कुल संगमरमर से ही उसी की कॉपी करके बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए टॉम्ब ऑफ बीबी को ही तो हम क्या कहते हैं? सेकंड ताजमहल। टॉम्ब ऑफ बीबी को कहा जाता है दूसरा ताजमहल। और इसी को कहते हैं ताजमहल की बदसूरत नकल या अगली कॉपी ऑफ ताजमहल। इसी को कहा जाता है ताजमहल की बदसूरत नकल। आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर, औरंगजेब बैंड औरंगजेब बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर। इसने तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। एंड ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड गैम्बलिंग। और इसने जुआ खेलना भी प्रतिबंधित किया, क्योंकि तीनों ही काम करने इस्लाम धर्म में क्या है? बैन माने गए हैं या प्रतिबंधित माने गए हैं। नमस्कार, मैं क्लास में हूँ, 11 बजे फोन कीजिए।
इसके अलावा he also prohibited the festival of नवरोज and मुहर्रम, इसने मुहर्रम और नवरोज मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया और बृहस्पतिवार के दिन दरगाहों पर दिए जलाने पर भी बैन लगा दिया, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा in 1662 औरंगजेब प्रोहिबिटेड स्लेवरी, इसने दास प्रथा प्रतिबंधित की। In 1663 he prohibited सती सिस्टम, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और इसी के अगले साल in 1664 he applied pilgrimage tax again, इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। He applied pilgrimage tax again, इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। जहां एक तरफ हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा था औरंगजेब, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह को लूटा था और इसी ने फर्स्ट लूट ऑफ सूरत या सूरत की प्रथम लूट की थी 1664 में। इसीलिए औरंगजेब सेंट जयसिंह, औरंगजेब का सेनापति ही जयसिंह हुआ करता था। इन 1665 औरंगजेब सेंट जयसिंह टू अटैक ऑन शिवाजी, औरंगजेब ने शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति जयसिंह को भेजा और इसी जयसिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया और दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि। और इसी पुरंदर की संधि के तहत समझौता हुआ कि जयसिंह के साथ शिवाजी को औरंगजेब के पास जाना होगा और औरंगजेब के दरबार में पेश होना होगा। इसीलिए जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया, बट औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी। लेकिन क्योंकि शिवाजी वॉज अ डेयरिंग पर्सन, इसलिए शिवाजी मुगलों की कैद से फरार हो गया और जाकर शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा था और 1670 में की थी सेकेंड लूट ऑफ सूरत, सूरत की द्वितीय लूट। इन 1668 1668 में औरंगजेब प्रोहिबिटेड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स, औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। एंड इन 1669 ही डिस्ट्रॉयड 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स, और इसने 1669 ईस्वी में 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। और ये 3 मंदिर कौन कौन से थे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला सोमनाथ टेम्पल गुजरात, दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी, और तीसरा केशव राय टेम्पल मथुरा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर, इन तीनों मंदिरों को नष्ट करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। इन 1675 औरंगजेब किल्ड 9th गुरु ऑफ सिक्स, गुरु तेग बहादुर। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, हु वॉज 9th गुरु ऑफ सिक्स, जो सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को दिल्ली के लाल किले के सामने बुलाया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। लेकिन गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया। इसीलिए दिल्ली के लाल किले के सामने औरंगजेब ने सर कटवाया गुरु तेग बहादुर का। और हम सब जानते हैं उसी स्थान पर दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिसको गुरुद्वारा शीसगंज कहते हैं, क्योंकि यहीं पर शीस काटा गया था गुरु तेग बहादुर का। इसके बाद इन 1679 औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन।
1675 ईस्वी में इसने जजिया कर को पुनः अप्लाई किया। वही जजिया कर जो कभी अकबर ने अपने शासनकाल में खत्म कर दिया था, उसे आकर दोबारा शुरू किया गया औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के 5 बेटे थे और औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था अकबर। और क्योंकि मुगलों में पिता के ही खिलाफ विद्रोह करने की परंपरा चल रही थी, औरंगजेब के ही बड़े बेटे ने इसके खिलाफ एक विद्रोह किया। इसके बड़े बेटे का नाम था अकबर, इसीलिए 1681 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अकबर। 1681 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ अकबर या अकबर का विद्रोह। और ध्यान रखेंगे, अकबर के विद्रोह में अकबर की मदद की शिवाजी के बेटे ने, जिसका नाम था संभाजी। इन दैट रिवोल्ट शिवाजी's son संभाजी helped अकबर। He was a son of शिवाजी। जब औरंगजेब का बड़ा बेटा अकबर उसके खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागा, तो शिवाजी के ही बेटे संभाजी ने उसकी मदद की, उसे रहने के लिए शरण दी। और 8 साल तक ये जो अकबर था, ये शिवाजी के बेटे संभाजी की ही शरण में रहा। लेकिन जिस साल औरंगजेब का बेटा अकबर उसके खिलाफ विद्रोह करके भागा, बस इसी के अगले साल औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन, या औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। क्या था इसका दक्षिण भारत अभियान? इतिहासकार कहते हैं इसका यही मिशन ही कहलाता है ग्रेव ऑफ औरंगजेब। इसी अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण भारत अभियान पर गया जरूर, लेकिन वहां से कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। इसका दक्षिण भारत अभियान ये था, जब मुगल बादशाह शाहजहां की मृत्यु हुई थी, तो उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत या 21 प्रोविंस हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं मुगल डायनेस्टी में प्रांतों को या प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? सूबा। मुगल साम्राज्य में अभी तक, सॉरी 21 नहीं, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, 19 प्रांत। जब मुगल बादशाह शाहजहां मरा था, तो उस समय मुगल साम्राज्य में 19 प्रांत या 19 सूबे हुआ करते थे। लेकिन औरंगजेब चाहता था कि 2 और सूबे वो ऐड करे, जिनके नाम थे गोलकुंडा और कर्नाटका का बीजापुर। इन्हीं दोनों को ऐड करने के लिए हो गया था साउथ इंडिया मिशन पर। 1686 में उसने बीजापुर और 1687 में उसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और मुगलों के यहाँ सूबों की संख्या कितनी करी? 21। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा सूबे, सबसे ज्यादा राज्य, सबसे ज्यादा प्रांत किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। इसके बाद इन 1689 औरंगजेब अटैक्ड ऑन संभाजी एंड ही किल्ड हिम। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या की।
और संभाजी की हत्या करके ही अरेस्टेड हिज वाइफ येसुबाई, इसने संभाजी की पत्नी को गिरफ्तार किया जिसका नाम था येसुबाई, एंड ही अरेस्टेड हिज सन शाहू, और औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र या शिवाजी के पोते को गिरफ्तार किया जिसका नाम था शाहू। और ये जो शाहू था ये मुगलों की कैद में तब तक रहा जब तक मुगल डायनेस्टी, या तब जब तक औरंगजेब जीवित रहा। 1707 ईस्वी में मरेगा औरंगजेब और तभी आजाद किया जाएगा किसको? शाहू को। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब औरंगजेब दक्षिण भारत में था तो उत्तर भारत में या दिल्ली में मुगल साम्राज्य को संभाला करता था औरंगजेब का वजीर जिसका नाम था असद खान। और मुगलों के यहाँ सबसे लंबे समय तक वजीर रहने वाला व्यक्ति भी यही था। ये औरंगजेब का 31 साल तक वजीर या प्रधानमंत्री रहा था। और ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के ही शासनकाल में हुआ करते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू मिनिस्टर्स। मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री औरंगजेब के ही शासनकाल में हुआ करते थे। In 1707, at the age of 89 years, Aurangzeb died in अहमदनगर। और हम सब जानते हैं अहमदनगर इज इन महाराष्ट्र। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई और इसे दफनाया गया महाराष्ट्र के ही दौलताबाद में। इसे महाराष्ट्र के ही दौलताबाद में दफनाया गया। और ध्यान रखेंगे, बायोग्राफी और ध्यान रखेंगे बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब इज आलमगीरनामा। Biography of Aurangzeb is Alamgirnama, which was written by Kazim Shiraji, जिसे काजिम शिराजी के द्वारा लिखा गया। और जैसे ही दोस्तों औरंगजेब मरता है वैसे ही मेडिवल इंडिया समाप्त होता है। और अब 1707 से 1857 तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न इंडिया का पीरियड रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगलों के पतन के बारे में। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। तो हमने आज 3 मुगल बादशाहों के बारे में बात की जो थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स की या मुगल साम्राज्य के पतन की, जो अगले 150 साल तक चलेगा, 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक का। तो टिल द नेक्स्ट क्लास, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।